सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियों में से एक अन्य कहानी जिसका नाम है बड़े घर की बेटी, यानी कि बड़े रसूखदार घर, बड़े खानदान या बड़े पैसे वाले जो है घर में रहने वाली बेटी, और उसका विवाह जो है हो जाता है। तो उसके बारे में ये कहानी है। किस तरह से अपने परिवार को वो संभाले रखती है और सामंजस्य बैठाती है। वैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता में यानी कि दादाजी किसी समय बड़े धन संपत्ति में निपुण थे, संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे, यानी कि उनके यश के स्तंभ या पिलर थे। कहते हैं कि जिस दरवाजे पर हाथी, उनके घर के दरवाजे पर क्या रहता था, हाथी रहता था। उस समय आज एक बूढ़ी भैंस बंधी हुई है, और उस बूढ़ी भैंस का शरीर जो है केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही है। वो दूध बहुत देती है, लेकिन उसके शरीर पर मांस का बहुत ही कम अंश बचा हुआ है। हर एक व्यक्ति जो है हांडी लिए यानी कि पात्र लिए उसके सिर पर ही रहता था। वैनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे, यानी कि लगा चुके थे। उनकी जो अभी की जो आय थी वो 1000 रुपये वार्षिक थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ था और दूसरे का नाम जो है लाल बिहारी सिंह था। श्रीकंठ जो है बीए की डिग्री प्राप्त कर चुका था, जो कि एक दफ्तर में नौकरी करता था। और छोटा लड़का जो लाल बिहारी था वो दोहरे बदन के यानी कि सुदृढ़ और पहलवान शरीर वाला था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर यानी कि 2 किलो दूध जो है वो ताज़ा पी जाता था। श्रीकंठ की सिंह की दशा जो है बिल्कुल विपरीत थी, यानी कि अवस्था जो है उसके अलग थी। वो नित्य प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया, यानी कि उसके आंखों की जो रोशनी थी वो कम हो चुकी थी, चश्मा लगाता था। और जब उसने बीए की तो इन्हीं 2 अक्षरों पर जो है उन्होंने अपनी आंखों की जो रोशनी है न्योछावर कर दी। इन 2 अक्षरों ने उसके शरीर को बड़ा ही निर्बल और चेहरे को कांतिहीन कर दिया, यानी कि चमक रहित कर दिया। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्राय खर्ल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। खर्ल जो होती है, भजन आदि जब बजते हैं तो खरताल होती है, उसकी सुरीली आवाज़ सुनाई देती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों में से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ जो है इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं में नए थे, बल्कि वह बहुधा यानी कि बहुत से प्रकार से उनकी जो है निंदा और तिरस्कार किया करते थे, बहिष्कार करते थे। और इससे जो है गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित हो जाते, यानी कि उनमें शामिल होता और किसी न किसी पात्र के रूप में जो है हिस्सा लेता। गौरीपुर में रामलीला के बड़े जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था, यानी कि मुख्य अंग था। सम्मिलित कुटुंब के यानी कि परिवार के जो सदस्य थे उनमें एकमात्र उपासक वही थे, यानी कि भगवान के अच्छे उपासक थे, भजन करने वाले थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब यानी कि परिवार में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं यानी कि सुंदर स्त्रियां उनकी निंदक थी, यानी कि निंदा करने वाली थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, यानी कि ईर्ष्या थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और त्रय देने पर भी परिवार के, त्रय का मतलब त्रास यानी कि पीड़ा देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह
न हो सके तो आए दिन की कलह, यानी कि झगड़े जो होता है उसे जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपने खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, यानी कि बड़े परिवार की लड़की थी। उसके बाप उसका जो बाप था वो एक छोटी रियासत यानी कि छोटे जगह का जो है तालुकेदार थे। तालुकेदार का मतलब जमींदार। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकरे, झाड़, फानूस, आनेरी, मजिस्ट्रेरी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, यानी कि प्राप्त करने या फिर भोगने वाला पदार्थ है। यहाँ सभी विद्यमान थे, यानी कि सभी सम्मिलित थे यहाँ पर। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त यानी कि उदार मन वाले और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। यानी कि वहाँ उसकी जो है 7 लड़कियां थी, उसके कोई लड़का नहीं था। और देवयोग से सबकी सब जो है वो जीवित थी। 7 लड़कियां हुई और पहली जो उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल करके पर 15-20 हजार रुपए का खर्चा सिर पर हो गया, यानी कि कर्ज हो गया उस पर। तब उनकी आंख खुल गई और हाथ समट लिया, यानी कि हाथ जो है बांध लिए। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। जब ये रूपवती और गुणवती थी तो ठाकुर भूप सिंह उससे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान जो होती है उस पर सभी माँ बाप का जो है अधिक प्यार होता है। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि उसका विवाह कैसे करें। मैं तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न ही यह स्वीकार था कि उन्हें भाग्यहीन समझे। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपए मांगने आए। शायद नागरी प्रचार यानी कि नगर के प्रचार का चंदा इकट्ठा करने के लिए आए। तो उनका स्वभाव देखकर जो है वो उस पर आकर्षित हो गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह के साथ आनंदी का विवाह कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ पर रंग ढंग कुछ और ही था, यानी कि जैसा वो अपने मायके में जो है रहती थी वैसा उस घर में कुछ भी नहीं था। न कोई दासी थी, न कोई जो है घुड़सवार था, न कोई हाथी, न कुत्ते, कुछ भी नहीं था। एक सामान्य परिवार था और वहाँ नाम मात्र का कुछ भी सामान नहीं था। हाथी घोड़ों का तो कहने क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लिप पर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ था और न जमीन पर फर्श था, न दीवार पर तस्वीर। ये सीधा साधा देहाती मकान था। किंतु आनंदी थोड़े ही दिनों में अपनी इस नई अवस्था के अनुसार जो है उस घर में जो है रम गई। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह यानी कि श्रीकंठ का जो छोटा भाई है 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावजी यानी कि भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी, यानी कि रास्ता देख रही थी। अब नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी भी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, यानी कि कटौती यानी कि जो है कम से कम जो है खर्च करे, वो इस बारे में जो कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वो जो है अपने घर में ऐसा कुछ नहीं करती थी। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा कि घी तो जो है मांस में डाल दिया। तो लाल बिहारी जो है जोर से बोला, अभी परसों ही तो घी लाया, इतने जल्दी जो है आपने वो खत्म कैसे कर दिया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वैसा मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह से अक्षुदा यानी कि भूख से बावला हुआ पागल हुआ मनुष्य जरा सी यानी कि थोड़ी सी ही बात पर तुनक जाता है, यानी कि भड़क जाता है। लाल बिहारी को भी जो अपनी भाभी पर भड़क पड़ा। मैं के तो चाहे घी की नदी बहती हो, यानी कि आपके घर तो जो है क्या बहती हो, नदी बहती हो। स्त्री गालियां सह लेती है लेकिन अपनी मायके की जो है निंदा नहीं सहती और मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, ना इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जी पकड़ लूं और खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब
आपड़ उज्जर ठाकुर से न रह गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकता और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी मैं देखूंगा, तुम्हें भी। आनंदी हाथ से कड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट लगी। क्रोध के मारे सिर हिलाती पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसने अपने पति के ही बल पर पुरुषत्व का घमंड होता है, यानी कि जोर का घमंड होता है, और इसी साथ में ही जो है वो इस दर्द का जो है या फिर खून का घूंट जो है पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, यानी कि पूरे सप्ताह जो है वही रहते थे और शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को ये जो है घटना हुई, वीरवार को ये घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, यानी कि क्रोधित रही, गुमसुम रही, न कुछ खाया और न कुछ पिया। उनकी बाढ़ देखती रही, यानी कि उनका इंतजार करती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय में, यानी कि शाम को घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। कुछ देश काल संबंधी समाचार, यानी कि पूरे देश के जो हालचाल है उसके बारे में बताया। और इस वार्तालाप यानी कि इसी चर्चा में जो है 10 बज गए। गांव के भद्र पुरुष जो है इन बातों का आनंद ले लिया करते थे और खाने पीने की जो है शुद्धि भी नहीं रहती थी, यानी कि उनकी जानकारी भी नहीं थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, यानी कि अपना पीछा छुड़ाना। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभाल कर बातचीत करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्सी का हार नहीं है, कुर्मी का हार, यानी कि छोटे जो है नीचे व्यक्ति नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यो ही आप उलझ पड़ी। मायके की जो है बात है वो सामने ले आती है और हमें कुछ समझती नहीं है। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी, यानी कि क्रोधित थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे, यानी कि इस समय जो है उसके छवर जो है वो तीखा था। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है, यानी कि क्या तूफान मचा रखा। आनंदी की त्योरियां भी पर बल चढ़ गया। झुंझलाहट के यानी कि भौएं भी तन गई और झुंझलाहट से उसके बदन में ज्वाला सी दहक उठी, यानी कि जल गई। जिसने तुमसे आग जल लगाई है उसे पाऊं, मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूं? यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको, यानी कि अनपढ़ छोकरा, चपरासगिरी का भी सवर नहीं है, यानी कि चपरासी का जो है सुअर, यानी कि समझ नहीं है, मुझे खड़ाऊ से मारकर अकड़ता भी है। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रह गया। मैंने कहा, वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता, यानी कि पता ही नहीं लगता। बस इतनी सी बात पर इस अन्याय ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रखो तो सिर पड़ जाता। उसी से पूछ लो, मैंने जो कुछ खाया वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का इतना साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित यानी कि कभी भी जो है क्रोध नहीं आता था। स्त्रियों के आंसू देखकर क्रोध अग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहा और इसी उद्वेगना के साथ वो जब सुबह उठा तो अपने पिता के पास गया और बोला, दादा अब इस घर में मेरा कोई गुजारा नहीं हो पाएगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी बार अपने कई मित्रों से हाथों लिया, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। उपदेश देना भी कितना आसान है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे, बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपने मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार। आपके घर में अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है, यानी कि जिद का।
प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे जो है बड़ों का आदर करना भूल गए हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाओं की बौछारें होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह दे, वहाँ तक मैं सीमित हूँ। कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लाल गुस्से जो है पड़े और मैं दम न मारूं। वैनी माधव सिंह कुछ स्वभाव न देश के। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे करने पर बूढ़ा जो ठाकुर अबाक रह गया, यानी कि हैरान रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान हो, ऐसा क्यों करते हो? स्त्रियां इस तरह से घर का नाश कर देती है, उनको सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं भी जानते हैं इस बात को। मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संवर गए हैं, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत, यानी कि पशु के समान व्यवहार मुझे ऐसे यानी कि असहनीय है। आप सच मानिए, मेरे लिए कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब वैनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ लाल बिहारी को अब अपना भाई नहीं समझता। फिर स्त्री के पीछे जी नहीं, उनकी क्रूरता यानी कि निर्दयता और अविवेक के कारण, अधैर्य के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते, लेकिन यह स्वीकार करना नहीं चाहते थे। लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्का चिलम के बहाने वहां पर आकर बैठ गए। श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हीं पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ भी ऐसी घटना होती जो स्कूल की नीति प्रगति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे कि वैनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होने वाली थी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान के रसीद दिखाने के वहां बैठ गए। वैनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए, यानी कि इस भावना को जो है वो पहचान गए। उन्होंने कहा कि किया कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताले बजाने का अवसर न दूंगा, यानी कि मौका नहीं दूंगा। और तुरंत कोमल शब्दों में बोला, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़की से अपराध हो ही गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित चलाया हुआ ग्रेजुएट, यानी कि जो स्नातक होता है, इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब यानी कि वाद विवाद में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, यानी कि रुकने की। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में नया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। वैनी माधव सिंह बोला, बेटा तुम बुद्धिमान हो और लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भी भूल हुई है उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ उसकी इस दुष्टता को कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या फिर मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए और मैं अपना भार स्वयं संभाल लूंगा। तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई को सुन रहा था। उनका बहुत आदर करता था। उसे अपनी इतना सांस नहीं था कि श्रीकंठ के सामने कुछ आकर जो है उसकी चारपाई पे बैठ जाए, हुक्का पी ले, पान खा ले। बाप का भी यह इतना मान नहीं करता था। श्रीकंठ का उसके पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं था, यानी कि ध्यान भी नहीं दिया था, यानी कि देखा तक भी नहीं। जब वह इलाहाबाद से आते थे उनके लिए कुछ न कुछ वस्तुएं लेके आते थे। मुगदर की जोड़ी, यानी कि सुबह सुबह जो कसरत करते थे, लकड़ी का जो है मुगदर, उनकी जोड़ी भी जो है बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उन्होंने ड्योडे जवान को, यानी कि ठाठ जवान को जो है नाग पंचमी के दंगल में पछाड़ दिया था, इससे जो है उत्साहित होकर उन्होंने अखाड़े में उसे गले लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लौटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक, यानी कि हृदय को चीरने वाली बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलानी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे संदेह नहीं था कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या लेके आएंगे, उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उड़ेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उन्होंने
एक निर्दय की मूर्ति बने हुए पाया। बड़ा मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, यानी कि थप्पड़ ही लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने जो निश्चय किया है, वे मेरे साथ घर में नहीं रहना चाहते, मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर से मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे मुझे माफ़ कर दें। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भराया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देख तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गया, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन ही मन पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी, उसका तनिक भी ध्यान नहीं था, यानी कि थोड़ा भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन से अपने पति पर झुंझला रहे थे और इतना गर्म क्यों होते हैं, उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलावा चलने को कहे तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है क्षमा करना, तो उसका रहा सा क्रोध भी पानी हो गया। वह मन का मैल धोने के नैन जल से उपयुक्त और वस्तु नहीं थी। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी कहती है, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगी, मैंने कहा ये झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गलानी हो गई, ऐसा न हो कहीं चल दे। श्रीकंठ ने उठे। इतने में लाल बिहारी ने कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह देना, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं तो अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में भरे हुए आंसू लेकर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी का, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी कहती है, मैं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह मालूम न हो जाए भैया ने मेरे मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, यानी कि समक्ष कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में थोड़ा बहुत भी जो है घृणा नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। भाई खूब फुट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना तुम्हारा मुंह न देखूंगा, इसकी सिवा आप जो दर्द देंगे मैं सहज स्वीकार कर लूंगा, यानी कि हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए सबसे कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। जैनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से उत्साहित होकर बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना देती है। गांव में जिसने यह वृतांत सुना उसी ने इस शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। तो प्रिय बच्चों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।